हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में, लिफ्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में, स्प्रिंग फोर्स और कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में, कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होते थे? वो फोर्सेस जो जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आते हैं तब लगते हैं। और इसमें हमने तीन तरह के फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। पहला था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये जो फोर्स है ये तभी लगता है जब दो बॉडी एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश करते हैं और ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा था टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या था? तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग या रोप में लगता है और ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, राइट। फिर आता है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या था? फ्रिक्शन फोर्स जब दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव करती हैं या करने की कोशिश करती हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। इसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात किया था। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात किया था। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जब किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं तो हम उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को एरो के हेल्प से डिनोट करते हैं, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं जो बॉडी पे लग रहे होते हैं, ना कि उन फोर्सेस को जो बॉडी उन पे लगा रहा बाहर किसी और बॉडी पे लगा रहा होता है। ठीक है। तो इस पे जितने फोर्सेस लग रहे होते हैं हम उन फोर्सेस को उन एरो की हेल्प से डिनोट करते हैं उस पे। और अ, इसमें एक्सेलरेशन है बॉडी का तो वो भी डिनोट करते हैं, राइट। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें बॉडी को हम एग्जैक्ट सेम शेप से डिनोट कर सकते हैं या फिर किसी और नॉर्मल पॉइंट या अलग ऑब्जेक्ट से भी डिनोट कर सकते हैं। हमें बस मतलब होता है कि हम फोर्सेस को डिनोट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एरो है, एरो का लेंथ होता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग, मतलब कि ज़्यादा फोर्स है तो लेंथ ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जो एरो का डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फोर्स इक्वेशंस के बारे में। तो फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते थे? फोर्स इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स होता है, राइट। और ये जो इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स है वो हम क्या लिखते थे? किसी एक्सिस के लोग कितना क्या नेट फोर्स होगा उसका इक्वेशन हम लिखते थे, राइट। ये हो गया फोर्स इक्वेशन, कोई दिक्कत। फिर हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बात किया था। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता था? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके। और इसके बाद हमने कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखे थे। सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम, एज पे अगर हम एक ब्लॉक को रखते हैं तो वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, उसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, राइट, एंड डिफरेंट थिंग। फिर हमने देखा था कि दो ब्लॉक्स अगर साथ में स्लाइड पे हो तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है, राइट। फिर हमने पुली ब्लॉक सिस्टम देखा था कि अगर ऐसे ब्लॉक है, यहाँ पे पुली है, तो इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कैसे निकालते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे, राइट। अब हम आज की वीडियो में बात करते हैं फ्रेम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला टॉपिक, तो फ्रेम्स क्या होते हैं? तो फ्रेम्स हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑब्जर्वर से एसोसिएटेड, राइट, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करते हैं। ये हो गया फ्रेम्स। ओके। और फ्रेम्स होते हैं दो तरह के। फ्रेम्स जो होते हैं, फ्रेम्स या रेफरेंस फ्रेम्स, राइट। तो फ्रेम्स होते हैं दो तरह के हम पढ़ते हैं। एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा होता था? तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास होता क्या है कि बॉडी या तो जीरो पे होता है, बॉडी या तो रेस्ट पे होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है ना। ये हो गया इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। मतलब जो बॉडी कहने का मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो या तो रेस्ट पे है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
दैट मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन 0 है हमेशा, राइट? ये हो गया इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर, याद करो बॉडी नहीं, ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर की बात करिए जिससे एसोसिएटेड है, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएटेड है, उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है, या तो वो कांस्टेंट है और वो वेरिएबल है, पर जीरो नहीं है, राइट? तो इस केस में क्या है, फ्रेम्स हमारा नॉन इनर्शियल हो गया, राइट? जो रेफरेंस फ्रेम उस ऑब्जर्वर से एसोसिएटेड है वो नॉन इनर्शियल हो गया, ठीक है? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। हमने फोर्स इक्वेशन देखा था, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि ये एक कैरेज या फिर एक वेगन है, इसमें ना एक ब्लॉक, एक स्ट्रिंग से एक एम मास का एक ब्लॉक टंगा हुआ है, राइट? तो अभी ये रेस्ट पे है, इस ये जो है रेस्ट पे, पूरा कैरेज रेस्ट पे, या ये पूरी जो गाड़ी है रेस्ट पे है। तो हम इसका अगर फोर्स इक्वेशन लिखें तो क्या होगा इसका फोर्स इक्वेशन, यहाँ पे टी, यहाँ पे लगेगा इधर टेंशन और इधर लगेगा एम जी, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, राइट? दैट मीन्स टी इज इक्वल टू एम जी। कोई दिक्कत, यहाँ आपने फोर्स इक्वेशन लिख लिया इसका। अगर यही कार जो है एक सर्टेन वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, राइट? इधर मूव कर रही है, तो क्या होगा, या फिर सर्टेन वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रही है, तो उसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग था वो ऑलरेडी ऐसा करके टेढ़ा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे एक सर्टेन एंगल बनेगा और ये थीटा, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एक तो ये जो टेंशन है यहाँ पे, ये टेंशन, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा टेंशन का और एक कंपोनेंट इधर आएगा और नीचे लगेगा एम जी, ये होगा टी साइन थीटा और इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा। अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखे तो पहले लिखेंगे हम टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और फिर टी साइन थीटा, क्योंकि ये बॉडी कार के साथ साथ इधर एक्सेलरेट कर रही है तो एम ए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर इस टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा कर दे तो आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी, और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया या फिर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा टेन इनवर्स ए अपॉन जी, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों जब हमने देखा, स्टडी किया ना, ये हम ना ऑब्जर्वर जो अगर हम खुद को ऑब्जर्वर समझे तो हम बाहर से देख रहे थे, हमें ये कैरेज का मोशन समझ में आ रहा था। पर क्या होगा अगर ये जो कैरेज है या कार है इसके अंदर हो, यहाँ पे हम खड़े हों, ठीक है? तो उस केस में यहाँ पे ये एंगल ये थीटा है, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, है ना? यहाँ पे जब अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ये टेढ़ा हो रखा है, राइट? पर मेरे रिस्पेक्ट में ये तो रेस्ट पे है, मेरे रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे है। तो इस केस में हम मुझे क्या दिखाई देगा, मैं इसका फोर्स इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे ये हो गया टी कॉस थीटा, इधर लग गया एम जी और इधर लग रहा है टी साइन थीटा, लेट्स से टी साइन थीटा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, लेकिन टी साइन थीटा, अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि ये मूव कर ही नहीं रहा, ये तो रुका हुआ है यहाँ पे। तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, है ना? एक्सेलरेशन जीरो तो टी साइन थीटा का वैल्यू जीरो आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे डायरेक्टली डिफरेंट कर रहा है, राइट? अब हमें लग तो रहा है कि ये रॉन्ग है क्योंकि एक्चुअली ये होना चाहिए, पर क्या गलती आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें तो कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा। तब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है बहुत सिंपल सा, कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं अप्लाई कर सकते, है ना?
अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो हमारा कोई बहुत ही रॉन्ग इक्वेशन आएगा। समझ में आई बात? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहीं पे आता है रीज़न कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेम पढ़ना फोर्स के केस में। तो होता है क्या है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आर ओनली applicable in inertial reference frame. Inertial reference frame, ठीक है। थर्ड लो जो है वो उसका हम यूज कर सकते हैं लेकिन न्यूटन फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो जो है वो सिर्फ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में यूज का होता है या अप्लीकेबल होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लीकेबल नहीं होता है। पहली बात। तो अब हम क्या करेंगे उस केस में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है स्यूडो फोर्स का। किसका? स्यूडो फोर्स का। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है नकली, राइट। तो ये एक नकली फोर्स है, एक तरह से इमेजिनरी फोर्स है। ये जो है एक तरह से नकली फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, एक तरह से इमेजिनरी ये फोर्स है, ठीक है। अब ये हम यूज क्यों करते हैं? तो इसका यूज करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर हम चाहते हैं कि फोर्स इक्वेशन लिखना नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हमें स्यूडो फोर्स को लिखना यूज करना पड़ता है, स्यूडो फोर्स को अप्लाई कराना पड़ता है इस बॉडी पे, जिस बॉडी का फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है स्यूडो फोर्स का, ये होता है मास मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम। जो रेफरेंस फ्रेम है ना उसका एक्सिलरेशन। डायरेक्शन क्या होगा? अगर हम डायरेक्शन की बात करें, किस डायरेक्शन में ये स्यूडो फोर्स लगेगा? तो स्यूडो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। मूवमेंट नहीं, एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। और कहाँ पे लगेगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा स्यूडो फोर्स का? तो ये लगेगा ऑन द सेंटर ऑफ मास, सेंटर सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो अगर ये हम यूज करें इसमें, तो अब क्या है, इस बॉडी पे हमें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा? सिंस ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो ये पूरा रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इस पे हम एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ जो फ्रेम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका वैल्यू क्या होगा? मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ए। तो अब हम जो एक इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, हो गया। अब यहाँ से आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, अब हम इजीली लिख सकते हैं, राइट। मैच कर गया हमारे पास। तो ये है रॉन्ग, ये है सही। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स का। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, स्यूडो फोर्स ना सिर्फ एक्सिलरेशन पे डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम के, उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों? तो वो समझते हैं कि अगर दो बॉडीज हैं, मान लो कि ये एक बॉडी है, ये इधर मूव कर रहा है, राइट। इसका मास है m, और इसका एक्सेलरेशन है a1 इस डायरेक्शन में, और इसका वेलोसिटी है v1। और जो ऑब्जर्वर है उसका मास है कैपिटल M, उसका एक्सेलरेशन इधर है a2,
और इधर है इसका वेलोसिटी v2। तो अब बॉडी इधर मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इसका इधर है। तो रेफरेंस ये है ऑब्जर्वर है, राइट, ये है ऑब्जर्वर। तो इस केस में इस पे जो स्यूडो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? तो स्यूडो फोर्स लगेगा जो ऑब्जर्वर है उसके एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे जो स्यूडो फोर्स लगने वाला है वो इधर लगेगा। जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा ma2, राइट। वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से मतलब है। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ पे ये हो गया एफ स्यूडो, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप पॉज करके पढ़ लेना, जो भी मैंने बोला वही सब लिखा हुआ है, राइट। अब हम बात करते हैं लिफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से। तो लिफ्ट में क्या होता है, ये हो गया लिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया ऑब्जर्वर। अब लिफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में ना दो तीन चीजें होती हैं। क्या हो सकता है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। और यहाँ पे एक दो टर्म आता है वेइंग मशीन का, राइट। क्या होता है? वेइंग मशीन, ठीक है। ये होगा वेइंग मशीन का, ठीक है। तो वेइंग मशीन होता है क्या है? वेइंग मशीन जो एक मशीन है जो हमारा वेट मेजर करती है। और ये जो एक मशीन है ना, ये एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमारी बॉडी पे लग रहा होता है या हम उस मशीन पे लगा रहे थे उसको ये मेजर करती है। क्लियर? ये किसको मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर करती है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वेट होता है ना, कभी कभी एक्चुअल वेट ना होके उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। कैसे? देखते हैं। अब जैसे कि एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। इसका मास है m, राइट। अब ये जो लिफ्ट है ये ऊपर एक्सेलरेशन a से जा रही है। तो उस केस में हम इसका जो फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ लगेगा n, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और ये चला गया a, राइट। अगर ये रेस्ट पे होता, इनिशियली अगर रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो n का वैल्यू कितना आता? n माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स n इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो इनिशियल केस में क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती तो वेइंग मशीन कितना बताता है? एम जी बताता है। ये हो गया इसका एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट। अब क्या है, जब ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो उस केस में हमारा जो फोर्स इक्वेशन क्या निकलेगा? एन, यहाँ पे n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ से n का वैल्यू क्या हो गया? एम जी प्लस एम ए, दैट मीन्स एम जी प्लस ए। अब ये इससे ज़्यादा है कि नहीं? तो यहाँ पे वेट बढ़ गया। अब ये जो रीडिंग है ना, ये ज़्यादा रीडिंग बताएगा। इसको बोलेंगे हम एपरेंट वेट। और यही एक्सेलरेशन, अगर बॉडी लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही होती तो उस केस में क्या होता? ऊपर की तरफ n लग रहा होता, नीचे की तरफ mg लग रहा होता और एक्सेलरेशन नीचे होता। तो उस केस में क्या होता? यहाँ पे लिखते हैं हम n mg माइनस, क्योंकि मोशन नीचे की तरफ है, तो mg माइनस n इक्वल्स टू एम ए। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता? ये इधर आता तो एम जी माइनस ए इक्वल्स टू एन। अब यहाँ पे अगर देखें, ये भी एपरेंट वेट ही है, पर यहाँ पे अगर देखें तो इस केस में ये ले लिया हमने n0, ये n1 n2। इस केस में जो एपरेंट वेट है ये एक्चुअल वेट से कम है। यानी जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो हमें वेटलेसनेस, जो एक्चुअल वेट है उससे कम वेट फील हो रहा है। जो रीडिंग है वेइंग मशीन का वो कम बताएगा, और ऊपर जा रहे हैं तो वेइंग मशीन ज़्यादा वेट बताएगा एक्चुअल वेट से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये था पूरे लिफ्ट के जो प्रॉब्लम होता है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कई भी बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट करके मतलब इंक्लूड करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं या क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है, राइट। उसके बाद कभी कभी होता है कि इसके रेफरेंस फ्रेम में अगर हमें मोशन को लिखना होता है तो ये हमारा
स्यूडो फोर्स को हमें यूज करना पड़ेगा, मतलब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाता है, उसमें हमें स्यूडो फोर्स का यूज करके फोर्स इक्वेशन लिखना होता है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं लिफ्ट में टेंशन का। अगर ये लिफ्ट है, ठीक है, और इसमें एक ऐसे करके हैंग कर रहा है ब्लॉक, राइट। तो इसका, और ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो इसका अगर फोर्स इक्वेशन लिखे तो ऊपर कितना लग रहा होगा, टी, नीचे एम जी। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। अगर इसका मास एम है तो टेंशन कितना लिख गया, एम जी प्लस एम ए, राइट, विच मीन्स एम जी प्लस ए। ये हो गया टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग में। लेकिन ये कब देख पा रहे हैं, जब हम बाहर से देख रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर इसके अंदर हो, लिफ्ट के अंदर हो, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इक्वेशन लिखें उस केस में और ऑब्जर्वर यहाँ हो, तो उसके लिए ये तो बॉडी रेस्ट पे है, तो वहाँ वो जो इक्वेशन लिखेगा, अगर नॉर्मल सिनारियो में इक्वेशन लिखेगा तो वो लिखिएगा क्या, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो और टी इक्वल्स टू एम जी, राइट, जो कि गलत है। अगर ये एक्सीलरेटर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो ये हो जाएगा गलत। क्या करना होगा हमें, हमें स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना होगा। तो स्यूडो फोर्स कितना लगेगा इसके रेफरेंस फ्रेम के लिए, जो रेफरेंस फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन इनटू मास, यानी m इनटू a, और उसका डायरेक्शन कितना होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब कि नीचे की तरफ एम ए। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या लिखेगा, t माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल टू जीरो, राइट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये मूव कर ही नहीं रहा। तो हमारे पास t इक्वल्स टू एम जी प्लस ए हो गया, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया हमने, ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि 60 kg पेंटर ऑन अ 15 kg प्लेटफॉर्म, ठीक है, a rope attached to the platform and passing over an overhead pulley allows the painter to raise himself along with the platform. हमें लेट्स से कि हमें यहाँ निकालना है एक्सेलरेशन, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, समझते हैं, मानते हैं कि ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, राइट। तो यहाँ टेंशन हो गया टी, ये भी टेंशन टी। अब ये दोनों एक साथ ऊपर मूव कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है और पर्सन है, इसको एक कंबाइंड एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करें, तो हमारा कितना होगा, टू टी माइनस मास ऑफ द, लेट्स से कि प्लेटफॉर्म, और प्लस मास ऑफ द पेंटर, राइट, जी इक्वल्स टू मास ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस मास ऑफ द पेंटर इनटू ए। ये आ गया। यहाँ पे आ जाएगा टी का वैल्यू, एक सिंगल में 400 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा है, तो टेंशन 400 न्यूटन है, तो 2 इंटू टी यानी कि 800 माइनस एम प्लस एम, 60 प्लस 15 कितना हुआ, 75, 75, और जी का वैल्यू हम लेते हैं 10। बाय द वे टी का वैल्यू कितना है 400, तो ये 800 है, इक्वल्स टू 75 इंटू ए। तो 800 माइनस 75 इंटू 10 दैट इज 750, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 50 डिवाइड बाय 75, दैट वुड बी इक्वल्स टू ए। ये हो जाएगा 10, 15, और यहाँ से हमें ए का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिलेगा 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, जिससे ये ऊपर की जब जाएंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, स्प्रिंग फोर्सेस। अब ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग हम सब ने देखा है, एक ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर हम दबाते हैं तो स्क्वीज हो जाता है, लेकिन जैसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो ये जैसे कि ये स्प्रिंग है, राइट, ये इससे हमने ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है और ये भी रिलैक्स पोजिशन में, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है। अब इसको अगर हम एक्स डिस्टेंस से इधर पुश करें तो क्या होगा, हम नोटिस करेंगे जैसे जैसे इसको पुश कर रहे हैं ये ज़्यादा स्टिफ होता जा रहा है, और ये जो स्प्रिंग है ना, ये क्या करता है, इधर फोर्स लगाना शुरू करता है, स्प्रिंग फोर्स, राइट। और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बढ़ाते हैं, स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होता जाता है। सिमिलरली अगर हम इसको इलोंगेट करें, यहाँ कंप्रेस करते हैं, इसको इलोंगेट करें, तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या करता है,
वापस इस साइड में फोर्स लगाता है, राइट। यानी कि स्प्रिंग जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए कोशिश कर रहा है, राइट। और उसके लिए वो फोर्स भी लगा रहा है, और जैसे जैसे हम इसको ज़्यादा इलोंगेट कर रहे हैं, फोर्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हमने देखा, और ये प्रैक्टिकली है फ्रॉम हुक्स लॉ। कहाँ से? हुक्स लॉ। कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स, राइट। और इसका जो डायरेक्शन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन होता है। मतलब जिधर डिस्प्लेस करेंगे ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। चलो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स। एफ एस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस एक्स से। और इसको अगर हम प्रोपोर्शनल से हटाएं, तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो होता है के एक्स माइनस के एक्स। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। ये जो फॉर्मूला है, ये है स्प्रिंग फोर्स का। ये है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो के है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये डिफरेंट स्प्रिंग का डिफरेंट होता है। और एक्स जो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। कोई दिक्कत? एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बन के आएगा। ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया। जैसे ही इधर हम हमारा पहले तो एफ एस जो है माइनस के एक्स है। अगर एक्स बढ़ाएंगे, ये लीनियर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। एक्स इधर पॉजिटिव है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, लेकिन प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, तो ऐसा आएगा। और एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, तो एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये ऐसे इंक्रीज करेगा। तो ये है स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है कि दो ब्लॉक हैं, आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। इसका नेचुरल लेंथ कितना है? 2 मीटर। अब फोर्स, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 200 न्यूटन मीटर। तो ये है के का वैल्यू। किसका वैल्यू दे रखा है? के का, राइट। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। हमारे पास दो सिचुएशन दे रखा है, दोनों में हमारे पास स्प्रिंग फोर्स निकलना है। तो पहले वाले सिचुएशन में क्या दे रखा है? ए के केस में क्या है, इन्होंने कहा है कि पूछा है कि ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि अगर ए को इधर डिस्प्लेस करेंगे 0.5 मीटर, तो बी भी इधर 0.5 मीटर में डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस कर रहा है। तो उस केस में स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? मतलब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन आया? राइट, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन आया? नहीं ना, जीरो। क्योंकि जितना ए आगे बढ़ा, बी भी उतना आगे बढ़ा। तो इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग लेंथ जो है वो सेम ही रहा, 2 मीटर। तो उस केस में जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होगा ना, जो स्प्रिंग फोर्स होगा इस केस में हो गया 0, राइट। अब बात करते हैं बी। इफ ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, इसमें दो सिनारियो हो सकते हैं। इन दोनों को या तो हम अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर मूव करा रहे हैं या इधर मूव करा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों को हम कंप्रेस करने में इधर इधर मूव करा रहे हैं। दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर इन दोनों केस में इधर इलोंगेशन हो या फिर कंप्रेशन हो, जो एक्स का वैल्यू आ रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, वो कितना आ रहा है? 0.5 ए के चलते और प्लस 0.5 बी के चलते, दैट मीन्स 1.0 मीटर, राइट। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा, एफ एस का वैल्यू आएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, तो क्या आएगा? के इंटू एक्स। और के का वैल्यू कितना है? 200 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 1.0। तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास? 200 न्यूटन। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, इसका जो के का वैल्यू होता है ना, उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये ध्यान रखना, यहाँ यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तभी हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया। अगर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला गया है कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। इफ 10 kg ब्लॉक अटैच्ड विद अ स्प्रिंग इज एट रेस्ट,
देन फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अब देखो, हमने इसको स्प्रिंग पे लटकाया 10 kg ब्लॉक को, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन आया होगा, राइट। और ओरिजिनली लेट से कि यहाँ पे होगा और यहाँ से ये इधर उठ करके x मीटर का इसमें इलोंगेशन आया, राइट। ये हो गया इलोंगेशन। तो इलोंगेशन आने के बाद ये इक्विलिब्रियम में है ना। उस केस में क्या है, इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ और नीचे लग रहा है वेट, दैट इज 10 g, है ना। तो और ये कितना है, 10 g का वैल्यू 110 दे रखा है, तो 100 न्यूटन हो गया नीचे की तरफ। तो अगर हम इसका फोर्स इक्वेशन लिखे तो कितना आएगा, एफ एस माइनस 100 इक्वल टू 0, विच मीन्स स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू 100। ठीक है। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें स्प्रिंग फोर्स हमें निकालना है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होता है, ये लिखेंगे हम के एक्स इक्वल्स टू 100, और एक्स का वैल्यू कितना होगा 100/k, दैट मीन्स 100/k का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 100 ही, है ना। तो आ गया 1.0 मीटर, यानी कि जो एक्सटेंशन है वो कितना है, 1.0 मीटर है, 1 मीटर, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करते हैं स्प्रिंग पे बेस्ड। जैसे यहाँ पे देखो, two block A and B of same mass M attached with a light spring are suspended by a string as shown in figure. Find the acceleration of a block A and B just after string is cut. अब यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा स्प्रिंग पे और स्ट्रिंग के कटिंग पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, जस्ट कटिंग करने से पहले ए पे, अगर हम बी पे देखें तो क्या क्या फोर्स लग रहा था, नीचे mg और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे बी पे। अब ए पे बात करें तो ऊपर की तरफ लग रहा था टेंशन, नीचे की तरफ mg, और साथ ही साथ लग रहा था स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा यहाँ पे, है ना। कोई दिक्कत। तो जैसे ही कट करेंगे, राइट, अगर हम इसका फोर्स इक्वेशन लिख लें तो क्या आएगा, एफ एस, पहले वाले में एफ एस माइनस एम जी इक्वल टू 0, विच मीन्स एफ एस इक्वल्स टू एम जी। पहला इक्वेशन यहाँ से आया। दूसरा था क्या, टी माइनस एम जी माइनस एफ एस इक्वल टू 0, तो टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ एस, राइट। ये दूसरा इक्वेशन आया। ये हो गया बिफोर, हमारे पास है बिफोर कटिंग। ठीक है। अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो क्या हुआ, इसमें टेंशन तो 0 हो गया, लेकिन स्प्रिंग जो है ना इमीडिएटली अपने ओरिजिनल लेंथ में नहीं आता, राइट, एकदम इमीडिएटली नहीं आता। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये टेंशन 0 हो गया, तो ये जो नीचे वाले फोर्स है ये तो एक्ट करते रहेंगे यहाँ पे। तो उस केस में आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, राइट, इसमें क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा 0, राइट, पहला चीज। दूसरा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा हो तो उसकी वजह से क्या आएगा, हमारा इक्वेशन बनेगा क्या, एम जी प्लस एफ एस इक्वल्स टू एम ए। ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लेट्स से ए वन, राइट। और एफ एस का वैल्यू कितना हमने निकला था, एम जी, तो एम जी प्लस एम जी 2, ऐसे लिख सकते हैं एम जी प्लस एम जी इज इक्वल्स, क्योंकि तुरंतली ये एकदम एग्जैक्टली तुरंत इसमें कोई मतलब वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा तुरंत एग्जैक्ट, तो उस समय तक इसमें इलोंगेशन है ही, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो यहाँ पे एम ए वन, यहाँ से क्या हो गया, 2mg इक्वल्स टू एम ए वन, और ए वन का वैल्यू कितना हो गया, 2g। कोई दिक्कत, ये हो गया ए वन का वैल्यू, ये ए वन आफ्टर कटिंग। इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे तो एफ एस ऊपर लग ही रहा है, एम जी नीचे है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि इसका हम मानते हैं नीचे ए टू, लेकिन एम जी माइनस एफ एस इक्वल्स टू ए टू अगर हम लिखते हैं, एम जी माइनस एफ एस इक्वल्स टू एम
A2, लेकिन एफ एस एम जी के बराबर ही है, तो ये आ जाएगा यहाँ से A2 का वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि जो एफ एस है, सिंस एफ एस इक्वल्स टू एम जी, तो A2 का वैल्यू आ गया 0। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे इसको कट करेंगे तो इमीडिएटली जो M है ये अपने पोजीशन पे ही रहेगा। ऊपर वाला जो ब्लॉक A है वो नीचे की तरफ 2g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, राइट? ये है इसका कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है? फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली व्हेन स्ट्रिंग इज कट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब स्ट्रिंग कट करते हैं ना तो पूरा का पूरा इलोंगेशन तुरंत जीरो हो जाता है, राइट? तो व्हेन स्ट्रिंग इज कट, यही कॉन्सेप्ट है। व्हेन स्प्रिंग इज कट, स्प्रिंग इज कट, देन इलोंगेशन और कंप्रेशन immediately becomes zero, therefore fs becomes जीरो। अब इसको अगर हम कट करते हैं यहाँ से, तो जैसे ही ये करेंगे तो ये पूरा स्प्रिंग फोर्स जो है वो तुरंत जीरो हो जाएगा। उस केस में ए और बी जो है वो फ्री फॉल से नीचे गिरेगा, और फ्री फॉल से जब नीचे गिरेगा तो हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा जी, राइट? तो उसमें दोनों का एक्सेलेरेशन क्या हो गया? जी। और टेंशन क्या हो जाएगा उस टाइम पे? जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? बहुत अच्छा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक तीन ब्लॉक है ए बी सी। बी सी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ए बी एक स्ट्रिंग से, और ए जो है वॉल से या सीलिंग से एक अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो लेट से हम यहाँ मानते हैं इसमें है टेंशन टी, यहाँ पे हम मान लेते हैं T1, राइट? और इसमें स्प्रिंग फोर्स है Fs। ठीक है, तो बिफोर बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग क्या होगा? यहाँ पे अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखना चाहें सी के लिए, तो फोर्स सी अगर हम बात करें, क्या है यहाँ पे? फोर्स सी अगर हम बात करें इस जगह पे, हमारे पास है एफ एस इक्वल्स टू, ये 3 kg पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, 3 g, जी के वैल्यू 10 ले लेंगे तो 30 न्यूटन, नीचे की तरफ 30 न्यूटन है। तो एफ एस इक्वल्स टू 30 न्यूटन आ गया, राइट? एफ एस माइनस 30 इक्वल्स टू 0, एफ एस इक्वल्स टू 30 न्यूटन, राइट? अगर हम 4b ले लें, 4b माने, तो क्या आएगा हमारे पास? इधर बी के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, ये एफ एस नीचे लग ही रहा है, ऊपर टी, तो टी इक्वल्स टू 20 प्लस एफ एस, और एफ एस का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा टी इक्वल्स टू 30 प्लस 20, दैट इज 50 न्यूटन, है ना? और फोर्स ए माने 4a, यहाँ पे क्या है T1 माइनस, इस पे लग रहा होगा यहाँ पे नीचे 10 न्यूटन, और टी, तो T1 इक्वल्स टू 10 प्लस टी, और टी का वैल्यू कितना है 50, तो दैट मीन्स 60 न्यूटन, राइट? ये हो गया T1 का वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ पे? लेकिन जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे दो सिनारियो ले सकते हैं। इस टेंशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये जीरो होगा कि नहीं होगा, हमें इसके बारे में पता है कि इसको कट करेंगे तो यहाँ का टेंशन जीरो हो जाएगा। यहाँ के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। कैसे, क्यों नहीं पता? क्योंकि नीचे स्प्रिंग कनेक्ट, स्प्रिंग यहाँ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ कनेक्टेड है, और हमें स्प्रिंग के बारे में पता होता है कोई इंस्टेंटली श्रिंक नहीं करता, ये अपने ओरिजिनल पोजिशन पे इलोंगेट या फिर मतलब अपने नेचुरल लेंथ पे इनिशियली नहीं आता। इसके बारे में नहीं पता। तो फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि इसमें भी टेंशन जीरो हो गया। तो लेट आफ्टर कटिंग
हम मानते हैं कि पहला केस, लेट टी का वैल्यू भी 0 हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं टी का वैल्यू 0 हो गया। तो उस केस में क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा 1 kg ब्लॉक का, ये जो 1 kg ब्लॉक है, ये नीचे की तरफ इस पर कितना लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन ए से। तो ये बेसिकली फ्री फॉल ही हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा जी, क्योंकि उस पर सिर्फ वेट लग रहा है। लेकिन अब ये 20 kg ब्लॉक के बारे में बात करें, तो 20 kg ब्लॉक में 4b, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा 20 न्यूटन, और एफ एस का वैल्यू कितना है हमारे पास, 30 न्यूटन, राइट। और नीचे मान लिया हमने A2, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 + 20, 50 इक्वल्स टू 2A2, विच मीन्स A2 इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना रहा, 10। अब एक बात समझो, दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, नीचे वाले का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है पहले वाले से, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साथ ही चलेगा। अब नीचे वाला ज़्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है, ऊपर वाला कम से गिर रहा है, राइट। और दोनों के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि दोनों डिटैच्ड है, तो चलेगा तो दोनों साथ ही चलेगा, ये कंस्ट्रेंट है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, अगर A1 का वैल्यू ज़्यादा होता A2 से, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 होगा। लेकिन सिंस नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है ऊपर वाले से, और दोनों कनेक्टेड है टेंशन से, तो इस केस में तो फिर दोनों साथ ही मूव करेगा। देन देयरफॉर दोनों जो है, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स A एंड B विल मूव टुगेदर। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं ना, आगे बढ़े। अब जब हम मान ले रहे हैं कि 1 kg 2 kg साथ ही मूव करेगा, राइट, तो हम इसको इन दोनों को मिला करके इन दोनों को मिला के एक सिंगल ब्लॉक ले लेते हैं 3 kg का, राइट। और इससे हम स्प्रिंग को कनेक्ट करा देते हैं ऐसे करके 3 kg से। ऊपर लग रहा होगा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एफ एस, नीचे लग रहा होगा 30 न्यूटन, फिर यहाँ पे नीचे लग रहा होगा एफ एस इस ब्लॉक के लिए, और नीचे लग रहा होगा अगेन 30 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए क्या लिखेंगे हम, और ये दोनों साथ ही, ये दोनों जो है एक साथ सेम एक्सेलरेशन से ए से मूव करेंगे, तो हम लिख सकते हैं एफ एस का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, एफ एस का वैल्यू 30 न्यूटन था पहले से, तो एफ एस प्लस और ये इसका वेट 30 इक्वल्स टू इन दोनों का कंबाइंड 3A, और एफ एस का वैल्यू ऑलरेडी 30 था, तो 30 30 60, 60 इज इक्वल टू 3A, विच मीन्स A इज इक्वल्स टू 60/3, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A एंड B है, ये दोनों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, राइट। यहाँ से इनका आगे एक्सेलरेशन A का। अब C का निकालें, तो C में क्या आएगा, C ऑलरेडी नीचे 30 न्यूटन है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स है, तो 3 के एफ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, अगर मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन A2 है थोड़ी देर के लिए, तो इसका अगर फोर्स इक्वेशन लिखें हम, तो क्या आएगा, 30 माइनस एफ एस इक्वल्स टू 3A2। और सिंस एफ एस का वैल्यू ऑलरेडी 30 है, एफ एस का वैल्यू ही 30 न्यूटन है, तो 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 0, विच मीन्स A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो सी ब्लॉक है, इसके कोई भी एफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम इसका टेंशन भी निकाल लेते हैं, इनके बीच में टेंशन क्या होगा, तो टेंशन कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले का लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन तो पता चली गया हमें, तो फॉर टेंशन टी हम क्या लिख सकते हैं, इस पे 1 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा टेंशन, टेंशन और ये 10, तो T प्लस 10 इक्वल्स टू वहाँ से 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया A, और
टी प्लस 10 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना निकाला 20 हमने, तो टी इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10, तो यहाँ से हमारे पास टी का वैल्यू कितना आ गया 10 न्यूटन। समझ में आई बात? तो जैसे ही हम इसको कट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे कट करेंगे तो ये ब्लॉक 1 kg और 2 kg ब्लॉक दोनों 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएंगे, राइट। और जो इन दोनों के बीच का जो स्ट्रिंग होगा उसमें टेंशन होगा 10 न्यूटन। पहले स्ट्रिंग में कितना टेंशन था? पहले स्ट्रिंग में टेंशन था हमारे पास 50 न्यूटन का, टेंशन तुरंत कम हो गया, राइट। कोई दिक्कत? ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स वेज है जिसका, और ये हमारे पास स्लोप का एंगल कितना है 37 डिग्री, मतलब वेज का जो स्लाइड है उसका एंगल है 37 डिग्री इंक्लिनेशन, ठीक है। और ब्लॉक बी है वो A2 एक्सलेशन से स्लाइड के लोग नीचे की तरफ आ रहा है, और ब्लॉक ए है वो एक्सलेशन A1 से पीछे की तरफ जा रहा है। तो हमें A1 और A2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझने वाली बात है, ये मैंने कांस्टेंट मोशन में समझाया था। ये जो A2 है, सिंस A2 स्लाइड के लोग जा रहा है, ब्लॉक सिर्फ नीचे की नहीं जा रहा, मतलब इधर ही नहीं जा रहा, ये जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका दो एक्सेलरेशन होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल भी, ठीक है। तो ये जो A2 है ये एक्सेलरेशन ऑफ B है विथ रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि स्लाइड के लोग जा रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम यहाँ पे पहले मोशन A का समझते हैं। A पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ए पे लग रहा होगा फोर्स, अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए पे एक फोर्स बी लगा रहा होगा इधर, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना। जो बी पे ए लगाता नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बी भी ए पे लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये इसका कंपोनेंट हो गया, ये 37 डिग्री तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। इस पे और कोई फोर्स लग रहा है? एक हो गया नीचे इसका वेट, और ग्राउंड के चलते ऊपर की तरफ नॉर्मल। सिंस सारा मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहा है तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नीचे की तरफ इसका एक फोर्स लगेगा 200 न्यूटन, और ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं नॉर्मल। अगर हम ए ब्लॉक ए के बारे में बात करें या फिर स्लाइड ए के बारे में बात करें तो ए पे ऊपर की तरफ लगेगा N1 मान लिया हमने, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 200, इधर लग रहा है फोर्स, इधर फोर्स लग रहा है इस एंगल पे 37 डिग्री पे N, तो और एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना A1। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अगर फोर्स इक्वेशन लिखना हो तो सबसे पहला तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि n sin 37 डिग्री इक्वल्स टू m, ये मान लेते हैं हम कैपिटल M, या फिर 20 kg दे रखा है 20 A1, n sin 37 इज इक्वल 20 A1। कोई दिक्कत? sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, तो n 3/5 इक्वल्स टू 20 A1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू कितना हो गया 20 × 5 दैट इज 100, बट बाय 3 A1, ये हो गया हमारे पास n का वैल्यू, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब हम ब्लॉक बी के बारे में बात करें तो ब्लॉक बी, राइट, ये A2 जो है ए के रिस्पेक्ट में है ना। तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसके मोशन को स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या है, ब्लॉक बी पे स्लाइड है ऐसे करके, ये हो गया स्लाइड, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया हमारा ब्लॉक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा है। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इस पे फोर्स लग रहा होगा एक तो वेट जो कि है 10, यानी कि 10 इंटू 10 100 न्यूटन, राइट। इधर हो गया ये नॉर्मल फोर्स, ओके। ये एंगल हो गया हमारे पास 37 डिग्री, कोई दिक्कत? इसके अलावा सिंस हम
ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि A2 जो है वो ए के रिस्पेक्ट में दे रखा है, दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, एक स्यूडो फोर्स इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो रेफरेंस फ्रेम है वो खुद मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या, एम, ये 10 A2 और सिर्फ 10 A1 इधर आ जाएगा, इधर लगेगा 10 A1, ये हो गया स्यूडो फोर्स। ये क्या हो गया हमारा, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, स्यूडो फोर्स, ये हो गया हमारा स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब वो क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये स्लाइड खुद मूव कर रहा है, राइट। 10 A1 हो गया। अब ये 37 है, तो ये 37, तो ये भी 37, तो ये 90 माइनस 37 यानी 53 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका हम अगर फोर्स इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, एन, अगर अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखे, परपेंडिकुलर स्लाइड लिखे, तो हम लिखेंगे क्या, एन प्लस 10A cos 53, 10A1 cos 53 डिग्री अलोंग इधर, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर 100 साइन 37, 100 cos 37, 100 cos 37 डिग्री, राइट। इसको हम एन का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, कितना, 100/3 A1, तो ये हो गया 100/3 A1 प्लस cos 53 का वैल्यू कितना होता है, 3/5, तो 30/5 A1 इक्वल्स टू 100, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, यानी कि 400/5। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं, यहाँ से हमारे पास A1 का वैल्यू निकल जाएगा, A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 6 30 एंड 80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 एंड ये 3 है तो इधर जाएगा 6 3 18, तो 100 प्लस 18 A1/3 इक्वल्स टू 80, और यहाँ से हमारे पास A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 × 3/118, तो यहाँ पे A1 का वैल्यू हो जाएगा 80 × 3/118, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद हम लिखते हैं फोर्स इक्वेशन अलोंग द प्लेन, तो यहाँ पे क्या होगा, 10A1 साइन 53, 10A1 साइन 53 प्लस 100 साइन 37, 10A1 साइन 53 प्लस 100 साइन 37, ये कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू है 10 A2। अब A1 का वैल्यू निकला है 2.03, तो 10 × 2.03 साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5 प्लस 100 साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 इक्वल्स टू 10 A2। ये कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 24, 16.24 प्लस 60 इक्वल्स टू 10 A2, 76.24 equals to 10 A2, which means A2 equals to 7.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया A2 का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने A1 और A2 कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ लोगों को लगेगा फिर से कंफ्यूजन कि यहाँ पे 10A1 स्यूडो फोर्स हमने क्यों यूज किया, तो ध्यान रहे, ये जो A2 है वो स्लाइड के लॉन्ग दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन ब्लॉक का स्लाइड के लॉन्ग एक्चुअल एक्सेलरेशन जो अगर देखें हम बाहर से तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ये है स्लाइड के लॉन्ग, तो वो ए के रिस्पेक्ट में आ रहा है, राइट। एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू स्लाइड, ये कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
with respect to ground minus acceleration of slide with respect to ground, और acceleration of block with respect to ground हो जाएगा acceleration of block with respect to slide plus acceleration of slide with respect to ground is equal to acceleration of block with respect to ground. ठीक है, इसमें वेक्टर लगा देते हैं. अब सिंस हमारे पास ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू स्लाइड ये है इधर, ठीक है, ये है हमारा A2, और ए एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है इधर, इधर A1. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कुछ इधर आएगा, इनका रिजल्टेंट ये होगा एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करके, मतलब ये वेक्टर का कॉम्बिनेशन यूज करके एक्चुअल एक्सेलरेशन निकाल सकेंगे. अगर एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा जाए तो ये आएगा, अदरवाइज A2 सिर्फ पूछा जाए तो ये ले लेंगे. ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे इसमें बोला गया है कि हमें सिर्फ फोर्स इक्वेशन निकालना है फॉर द ब्लॉक ऑफ ब्लॉक एंड वेज. अब यहाँ पे अगेन A2 जो दे रखा है वो A के रिस्पेक्ट में है, B हमारा एक स्लाइड है और A1 है. तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे एक टेंशन आ रहा है, इधर एक टेंशन है, इधर ये स्लाइड है वो इधर A1 एक्सेलरेशन से वॉल की तरफ जा रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है. तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम स्लाइड के बारे में देखते हैं. तो स्लाइड हमारा ऐसा कुछ है ना, ये इधर एक्सेलेरेट कर रहा है A1 से, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है और दूसरा जो टेंशन है वो इधर लग रहा है. एक टेंशन यहाँ है, दूसरा टेंशन इधर लग रहा है. ठीक है, एक टेंशन इधर, दूसरा टेंशन इधर और एक नॉर्मल इधर लग रहा है. ये देखा था पहले. ठीक है, ये नॉर्मल ए लगा रहा है बी पे इस साइड में. दूसरा हमारे पास इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ लगेगा इसका ग्राउंड के चलते जो n आएगा. ठीक है, ये मान लिया हमने n2. कोई दिक्कत? तो अगर इसको एक्चुअली हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसा आएगा रफली, ये हो गया इसका n2, नीचे आ गया हमारा mg, कैपिटल M ले लेते हैं, इसका मास हम ले लेते हैं कैपिटल M, इसका स्मॉल m, तो mg. इधर लग रहा है हमारे पास टेंशन T. ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमारा इधर ही है A1. इधर लग रहा है हमारे पास, अब एक चीज समझना बात को, एक जो ये नॉर्मल फोर्स है वो इधर लग रहा है, इधर. ठीक है, और इसका एंगल कितना है, तो ये वेट से हमारा 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री, और ये टेंशन लग रहा है इधर. ठीक है, और ये इसका एंगल ये 37 है तो ये 37 डिग्री है. ओके, अब इसका फोर्स इक्वेशन अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन का होगा n, ये n1 हो गया. ठीक है, n n1 would be equals to n1 would be equals to mg plus n cos 37 plus t sin 37. ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया. दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, अगर इसको हॉरिजॉन्टल में लिखना चाहे इक्वेशन तो हमारे पास आएगा t प्लस n sin 37 डिग्री माइनस t cos 37 इक्वल्स टू इसका कैपिटल M A1. राइट, कोई दिक्कत? ये हो गया इक्वेशन 2. ये हो गया हमारे पास ब्लॉक बी के लिए. राइट, आप लिखते हैं फॉर ब्लॉक बी. अगर हम ब्लॉक ए के बारे में बात करें पूरा, ठीक है, तो ए के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा. अगेन ये जो A2 है एक्सेलरेशन है वो तो
A1 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो फिर से हमारे पास वही केस आ गया उसी टाइप का। यहाँ पे एक स्लाइड है, इधर है हमारे पास ब्लॉक, राइट। इस पे लग रहा है हमारे पास इधर n, जो ये स्लाइड लगा रहा है, इसका वेट लग रहा है इधर स्मॉल mg, और ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हो गया स्लाइड। ये एंगल दे रखा है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने 37 डिग्री ले लिया ना, यहाँ पे 37 डिग्री नहीं लेना, ये 37 डिग्री मैंने क्यों ले लिया, ये थीटा हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको सुधारने से अच्छा इसको 37 डिग्री ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम अगेन ये 37 डिग्री है, तो ये mg, ये n, ये 37 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 37 डिग्री। यही फोर्स लग रहा है, राइट। इधर इसको एक और लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T, साथ ही साथ इस पे एक और फोर्स लगेगा, क्या, स्यूडो फोर्स MA1, MA1 इधर लगेगा, और ये 37 है, तो ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास इसका अगर फोर्स इक्वेशन लिखना पड़े, और इस डायरेक्शन में एक्सलेशन जो है इस डायरेक्शन में है A2, तो हम हॉरिजॉन्टल और मतलब अलोंग द प्लेन और वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे इक्वेशन लिखें, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, n प्लस ये जो एम ए है इसका एक कंपोनेंट होगा उधर, MA1 साइन 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू ये जो mg है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg cos 37, ये हो गया इक्वेशन 3। फिर आया इधर, अगर अलोंग द प्लेन लिखना चाहें हम, ठीक है, तो एक कंपोनेंट इसका MA1 का आएगा और एक mg का आएगा, तो ये कितना हो गया, MA1 cos 37 डिग्री प्लस mg, इस mg का कंपोनेंट होगा mg sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री, राइट, माइनस ये t ऊपर है t, एंड ये इक्वल्स टू होगा MA2, ये हो गया इक्वेशन 4। इसके अलावा एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं, वो होगा A1 और A2 के बीच में, और उसको लाने के लिए हम ना कंस्ट्रेंट मोशन का यूज़ कर लेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन में के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट, ऐसे लिख लेते हैं, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें हम ना ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ही हम मोशन अगर लिख लें, कंस्टेंट मोशन में इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार किया था, ठीक है। अगर हम सारा मोशन को हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखें, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ब्लॉक जो है इधर आना स्टार्ट करेगा A1 से, ये जा रहा होगा, ये A2 इधर आ गया इसी के रिस्पेक्ट में A2, राइट। यहाँ पे है पुली हमारा, इससे ये कनेक्टेड है, ये टेंशन, और इधर है, तो ये इधर से A1 है और इधर से ये A2 जा रहा है, राइट। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम पूरा मोशन लिखना स्टार्ट करें, तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इस पॉइंट का, ये इधर आ रहा है, ये लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो गया, -A1। इस पॉइंट पे अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट पे देखें, तो ये तो स्टेशनरी है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा है, तो +0, इस पॉइंट पे भी 0, और इस पॉइंट पे ये A2 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब ये लेंथ को बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा, लेंथ को इंक्रीज करने के डायरेक्शन में A2 का है, तो ये हो जाएगा +A2 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, A1 इक्वल्स टू A2। इसको ऐसे कर ले, A1 इक्वल्स टू A2, ये आ गया एक रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 5। ये चारों, ये जो है पांचों इक्वेशन है, इस ये हो गए इसके फोर्स इक्वेशन, ये पूरे के पूरे।
क्वेश्चन के, ठीक है। अब इसमें डिपेंड जो जो गिवन वैल्यूज है उसका उसके हेल्प से हम रिमेनिंग जो आज वैल्यूज होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।